हे एवरीवन, मेरा नाम है आर्यन कुमार और हम डिस्कस कर रहे हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। चलिए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। वो बातें ये हैं कि यदि आप यूपी पीसीएस, आरओ या फिर स्टेट का जो भी पीसीएस एग्जामिनेशन होता है या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर भी सामान्य विज्ञान पूछी जाती है, तो आप इस लेक्चर को बेझिझक होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने वो सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं जो कि कोई और नहीं करता है। ठीक है, बाकी लोग जो है कुछ बातें पढ़ाएंगे, कुछ बातों को गुमराह करके चले जाएंगे। मैंने बहुत ही मेहनत से लेक्चर बनाए हैं। इसमें एक तो मैंने पीडीएफ में जो दे रखा है वो तो मैंने पढ़ाया है, उसके साथ साथ जो मुझे खुद आता है, जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें मुझे बतानी चाहिए आप लोगों को, तो मैं यहीं पर बता देता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल नया है और मैंने ये बेड़ा उठाया है, चाहे व्यू आए या ना आए, मैं जनरल साइंस के सारे लेक्चर जो है अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अगर मेरे लेक्चर सिर्फ एक बंदा भी पढ़ता है तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखो, आनुवांशिकता को समझो। पहले आनुवांशिकता होती क्या है कि अगर माता पिता से जो हमको करैक्टर मिल रहे हैं, माता पिता से करैक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? करैक्टर का मतलब होता है कि जैसे कि मेरी आँख है ना, आई है, कि आँख का कलर कैसा होगा, ये कहाँ से डिसाइड हो रहा है? जैसे मेरे माँ बाप का होगा वैसा ही होगा। मेरे बालों का कलर, बालों का रंग जो है कैसा होना चाहिए, मेरी कद काठी यानी कि मेरी लंबाई है, मैं बौना रहूँगा या फिर जो है मेरी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं मेरे माता पिता पर या फिर मेरे दादा दादी पर। ठीक है, तो ये क्या है? कुल मिला के आनुवांशिकता है क्या? आनुवांशिकता कुछ नहीं है। मेरे को दादा दादी से मिला मेरे माता पिता को, और माता पिता से मिलेगा किसको? मुझे मिलेगा। तो ये यही आनुवांशिकता है। तो आनुवांशिकता क्या है? माता पिता के आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है। समझ में आ रहा है? तो माता पिता के आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता बुला करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आनुवांशिकी का जो जनक है, इसका जो जनक है आनुवांशिकता, इसकी बात सबसे पहले जो किसने की थी? तो जनक जो है यानी फादर जो है वो है, फादर कौन है हमको? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल जो है इनको हम बोलते हैं क्या? जनक। इसके आनुवांशिकता के। तो आधुनिक आनुवांशिकी का पिता किसे बोला जाता है? मेंडल को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ऐसे फ्री फंड में तो नहीं बोल देंगे, यानी कि उन्होंने कुछ काम किया होगा। क्या काम किया था इन्होंने ये एक्चुअली में पादरी थे। ठीक है, सबसे पहली बात समझो कि मेंडल जो है ये पादरी हैं ऑस्ट्रिया के। तो ऐसी कहानी की कोई रियलिटी से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन कहानी समझ लो कि मेंडल बैठे हुए थे, पादरी थे, और तो उन्होंने देखा इनके पास में क्या था? गार्डन था, है ना, गार्डन। तो उसमें जो है क्या थे? मटर की खेती हो रखी थी, मटर की खेती। तो उन्होंने उसी मटर को उन्होंने स्टडी किया, उसी मटर पर पढ़ाई करी। तो 7 लक्षण वाले उद्यान मटर पर उन्होंने पढ़ाई की, तो देखा और उससे ही उन्होंने कुछ बातें निकाली। उसमें उन्होंने आनुवांशिकता का जिक्र किया। समझ आ रहा है? ठीक है, अब ये तो मैंने बात कर ली आनुवांशिकता की, लेकिन आनुवांशिकता आती कहाँ से है? आपका सवाल यही आएगा कि मान के चलिए आनुवांशिकता हमें माता पिता से मिली, लेकिन आनुवांशिकता माता पिता से किस तरह मिली, कि कहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर है? सारी जो ज्ञान है ना, जो जैसे मेरे माता पिता की लंबाई कितनी होगी, है ना, चौड़ाई कितनी होगी, या फिर माता पिता की आंखें काली हैं, कैसी नहीं है, ये सारा का सारा कहाँ से पता चलेगा? कैसे मतलब मेरे पास में आएगा, किस फॉर्म में आएगा मेरे पास में? तो जो है वो सब चीज़ डिसाइड करेगा। तो वो होता है क्या? क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र यही डिसाइड करते हैं, गुणसूत्र जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम। अब समझो, इनको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझा देना चाहता हूँ। तो क्या कि पिछले लेक्चर में मैंने बात किया कि अगर मेरे पास में क्या है? एक सेल है। सेल मतलब कोशिका है। क्या है ये? मेरे पास में दोस्तों ये है कोशिका। और कोशिका के अंदर मैंने बात की, कोशिका के अंदर एक बहुत अच्छा वाली चीज़ रहती है, इसे बोलते हैं क्या? केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर ही दोस्तों हमें धागे के समान, केंद्रक के अंदर धागे के समान, धागे के जैसा एक गुच्छा होता है, धागे की तरह गुच्छा हमको देखने को मिलेगा इसके अंदर, केंद्रक के अंदर, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ? गुणसूत्र बोल रहा हूँ, गुणसूत्र बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कोशिका, जो मैं कोशिका से ही तो मिलकर बना हूँ,
ठीक है। और ये कोशिका कौन सी आई थी, स्पर्म और एग आए थे मेरे माता पिता की तरफ से, स्पर्म और एग आए थे जिसमें कोशिका बनी, कोशिका के से ही मैं हल्के के पेट में बड़ा हुआ, माँ के पेट में बड़ा हुआ, है ना। तो वो एक्चुअल में उन जो कोशिका आई थी ना, उस कोशिका के अंदर गुणसूत्र थे, क्या थे, गुणसूत्र थे दोस्तों। और वो गुणसूत्र कहाँ से मिले, माता पिता से मिले। और यही गुणसूत्र जो है आगे जाकर सारा कुछ बताएंगे कि मेरा रंग कैसा होना है, मेरा मेरा जो है बाल गिरने हैं, कैसे कैसे बाल होने, कैसे नहीं होने, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये गुणसूत्र मैंने आपको बता दिया। तो गुणसूत्र क्या है, डेफिनेशन पढ़ लो एक बारी, बहुत ज़्यादा समझा तो दिया ही हूँ, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा नहीं इसमें। अब कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागों के समान संरचना जो हुआ करती है, उन्हें क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। इन्हीं गुणसूत्रों के कारण जो है आनुवंशिक लक्षणों को प्रसारित करने का माध्यम बनते हैं ये। तो यही क्या करते हैं, आनुवंशिक लक्षणों को प्रसारित करते हैं। प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। देखो, प्रजाति में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो निश्चित रहती है और स्थिर रहती है। खोजकर्ता थे कार्ल विल्हेम वॉन लगेली। वंशागति का वाहक होता है और न्यूक्लियर प्रोटीन बोलते हैं इसको, और ये जीन धारक भी होते हैं। तो यहाँ पर इतनी याद बात रखो, ये जीन धारक है कि आनुवंशिक लक्षणों को प्रसारित करने का ये माध्यम बना करते हैं, ठीक है। तो और परिभाषा आप याद कर लो, कोशिका के केंद्रक में जो उपस्थित धागों की समान संरचना है उसको ही क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गुणसूत्र के दोस्तों दो प्रकार होते हैं, ठीक। गुणसूत्र के दो प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा, एक होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। अगर मैं ज़्यादा फास्ट हूँ तो मेरे दोस्तों आपका काम यही है कि 0.75x की स्पीड पर देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं स्लो लगता हूँ आपको तो आप 1.5x की स्पीड पर देख सकते हो। कि गुणसूत्र के दो प्रकार हैं तो दोस्तों, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र के दो प्रकार आपको समझ में आ गया, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम जो है स्त्री और पुरुष में समान होंगे। ऑटोसोम जो है स्त्री और पुरुष में समान रूप से पाए जाने वाले गुणसूत्र है, जिसमें हमें 22 जोड़े मिलते हैं, यानी 22 पेयर, यानी 22 जोड़ी या फिर कुल 44 गुणसूत्र हमको देखने को मिलते हैं ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम्स कितने, 44 हैं या फिर 22 जोड़ी है, 22 जोड़ी ऑटोसोम देखने को मिलते हैं। और एक जोड़ी जो हुआ करता है वो मिलता है हमको क्या, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, समझ में आ रहा है, ठीक है। और स्त्री और पुरुष में ये भिन्न भिन्न रूप से पाए जाते हैं, ये स्त्री और पुरुष में भिन्न रूप से पाए जाने वाले गुणसूत्र हैं। यानी कि स्त्री में जो है XX होता है और पुरुष में XY हुआ करता है। तो समझ में आ गया। तो हमारे पास में अगर मैं मेरे से पूछ ले तो इंसानों में क्या होता है, जो गुणसूत्र हैं वो कितने हैं, तो गुणसूत्र हैं 23 टोटल, 23 टोटल। 23 का मतलब दोस्तों, इसका मतलब 22+1, 22+1, 22 पेयर किसके हैं, 22 जो है जोड़ी किसके हैं, ये ऑटोसोम है। क्या है, इंग्लिश में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑटोसोम है, 22 तो ऑटोसोम है, और एक जो है ये क्या है, ये क्या है, क्रोमो, ये जो है सॉरी, ऑटोसोम है, ये है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। मान के चलिए 22 पेयर प्लस 22 पेयर यानी 22 जोड़ी प्लस XY आ गया, XY कैरेक्टर आ गया, तो क्या होगा, लड़का होगा। तो क्या होगा, लड़का होगा। 22 प्लस XX आ गए तो क्या होगा, लड़की होगी। समझ में आया, तो क्या होगा, लड़की होगी। यानी 23 जोड़ा में अगर 22 जोड़ा प्लस XY लड़का है और 22 जोड़ा प्लस XX तो लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी बात को समझिए, सेक्स क्रोमोसोम में क्या है, परिभाषा स्त्री और पुरुष में भिन्न रूप से पाए जाते हैं ये गुणसूत्र। जैसे स्त्री में XX होता है और पुरुष में XY होता है, ठीक है। चल आगे समझते हैं जीन को। एक्चुअल में होता क्या है, गुणसूत्र के अंदर ही आपको एक चीज और देखने को मिलती है। क्या, जैसे गुणसूत्र मैंने बोला ये धागे के समान संरचना है। गुणसूत्र क्या है, ये दोस्तों धागे के समान संरचना है, धागे की समान संरचना है। धागे की समान संरचना का मतलब ये है कि अगर मैं इसको अलग अलग करने की कोशिश करूंगा तो मैंने पाया कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र है। गुणसूत्र को मैंने जब अलग अलग किया तो मुझे ये डबल स्टैंडर्ड देखने को मिला, जिसे मैंने क्या बोला, डीएनए बोला। क्या बोला, डीएनए बोला, हमने क्या बोला, डीएनए बोला, डीएनए बात करेंगे इसकी भी, डीएनए बोल दिया हमने। एक बात ध्यान रखनी है, ये जो मिला मेरे को मिला, इस तरह से मैंने जब जूम किया गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम को मैंने जूम और करके देखा तो मुझे एक छोटा सा मैंने पार्ट उसका कट करा, और ये पार्ट जब मैंने कट किया तो मुझे पता चला ये जो कुछ और नहीं बल्कि जीन है। क्या है, जीन है, जीन क्या है, ये जीन है। तो जीन कुल मिलाकर एक छोटी इकाई है। जीन क्या है, छोटी इकाई है। छोटी इकाई किस चीज की छोटी इकाई है, क्योंकि इंफॉर्मेशन स्टोर करने की या फिर आनुवंशिक लक्षण स्टोर करने की एक छोटी इकाई है। तो जीन को क्या बोल सकते हैं, जीन को क्या बोल सकते हैं दोस्तों, जीन
आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है, डीएनए की कार्यात्मक इकाई है। जीन क्या है? डीएनए की कार्यात्मक इकाई है, आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। आनुवांशिक लक्षण धारण करने वाले क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी सूक्ष्म संरचना, इस तरह दिखा रहे हैं ये, ठीक है। और कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक व प्रक्रियात्मक संगठन हुआ करता है, ठीक है। एक होता है जंपिंग जीन। जंपिंग जीन अब जंपिंग जीन पूछ लेता आपसे, जंपिंग जीन क्या है या फिर प्लवमान जीन क्या है। तो जंपिंग जीन या फिर प्लवमान जीन, इसको खोजकर्ता याद मत कीजिए, लेकिन इतना याद कर लीजिए कि जंपिंग जीन कौन से जीन हुआ करते हैं। तो जंपिंग जीन वो जीन हुआ करते हैं या फिर ऐसे आनुवांशिक तत्व होते हैं जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ होते हैं। तो फिर ऐसे आनुवांशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ होते हैं, उनको जंपिंग जीन बोला करते हैं, जंपिंग जीन बोला करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? जंपिंग मतलब बर्ड बता रहा है आपको, जंप यानी कूदना है, यानी कोई जीन है स्टेबल नहीं है वो जीन, वो कहाँ है, कभी लड़का बन जाता है कभी लड़की बन जाता है, ऐसा कुछ हो रहा है। चलो, कोई लड़का की तरफ चला गया कभी लड़की की तरफ चला गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जीन, तो जीन की परिभाषा यहाँ पर देख लीजिए, जीन को डिस्कस कर रहे हैं, जीन की परिभाषा देखिए। जीन कह रहा है आनुवंशिकता की इकाई है जिसके द्वारा पैतृक लक्षणों का निर्धारण होता है। तो ये आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है, आनुवंशिकता की। जीन से अगर जीन को कट करोगे ना, मैंने क्या बोला, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र को मैंने कट कर दिया ना, तो मुझे क्या मिलेगा, डीएनए टाइप मिल गया, और उसका मैंने छोटा सा सेगमेंट निकाल लिया। छोटा सा सेगमेंट का मतलब क्या है, छोटा सा भाग ले लिया, छोटा सा भाग मैंने ले लिया, तो मुझे कुछ पता चला कि ये क्या है, ये क्या है, ये एक जीन है। जीन को मतलब क्या है कि ये जीन क्या कर रहा है, आनुवंशिकता की इकाई है और ये पैतृक लक्षणों को निर्धारण कर रहा है, ठीक है, निर्धारण कर रहा है। लेकिन अगर मैं इससे छोटा भी कट करना चाहूँ, कट कर सकता हूँ, कर सकते हो, लेकिन भाई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, कुछ और खास देखने को नहीं मिलेगा। तो जो जीन है वो क्या है, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है जिससे पैतृक लक्षणों का निर्धारण होता है, पैतृक लक्षणों का निर्धारण होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जब इतनी देर से बात कर ही रहे हैं जीन की, क्रोमोसोम की, तो लगे हाथ हम डीएनए की बात कर लेते हैं। तो जीन या फिर डीएनए बात एक ही है। डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए या फिर बोल सकता हूँ आरएनए, ये दोनों के दोनों क्या है, डीएनए और आरएनए, ये अम्ल है। एक क्या है, ये न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। तो जो न्यूक्लिक अम्ल है और डीएनए और आरएनए है क्या, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है। और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से बना हुआ होता है। और जो न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 अणुओं से बना होता है। एक तो होता है क्या, फॉस्फेट, और एक होता है पेंटोज शुगर, और एक होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट और पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट एंड पेंटोज शुगर, दोनों का अगर आपसे अंतर पूछ ले तो अंतर क्या बताओगे। तो अंतर में आपको पहली बात तो फुल फॉर्म में पता होना चाहिए डीएनए की। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। तो पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो शर्करा, हिंदी में होगा डीऑक्सीराइबो शर्करा, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये हो गया अंतर। इसके जो खोजकर्ता थे वो फ्रेडरिक मिसर थे, नॉट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये एक्चुअल में राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का इसको क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट देखने को मिलेंगे हमें डीएनए या फिर आरएनए में। अब यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना याद रखो कि अगर बहुत ज़्यादा हार्ड पूछ लिया जाएगा जो कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होंगे, एक ये पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन बेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट तो होता ही होता है डीएनए में, लेकिन नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको याद रखना है कि डीएनए में कौन कौन से अम्ल हैं। तो डीएनए में न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से हैं, वो हैं नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। तो दूसरा सवाल आएगा आपका कि नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से बनकर बना तो है डीएनए, लेकिन नाइट्रोजन बेस बताओ हमको। तो नाइट्रोजन बेस में आपको याद रखना है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। तो एटीजीसी मैंने आप जो कर रखा है वो बता दे रहा हूँ, एटीजीसी एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। लेकिन अगर मेरे से बोल दे क्या कि आरएनए, आरएनए में क्या होंगे, फिर आरएनए में नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं। तो आरएनए में बाकी सब तो चीज सही सेम रहती है,
लेकिन जो है थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है? थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, थाइमिन नहीं है यहाँ पर थाइमिन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यूरेसिल नहीं है, यहाँ पर यूरेसिल नहीं है। ठीक है, तो ये ए जी यू सी है, ए जी यू सी हो गया, ए जी यू सी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आरएनए के मुख्य प्रकार, जैव उर्वरक, ठीक, कंकाल का मांसपेशीय तंत्र और अंतःकंकाल के भाग, फिर आएगा आपका पाचन तंत्र। ठीक है, छोटी आंत की ग्रहणी पाचन, पोषण एवं विटामिन, लक्ष्य दृष्टि, विटामिन एवं पोषण, और विटामिन B5 वगैरह है, ये सब कुछ आएगा। अमीनो अम्ल, ठीक है। चलो, तो हम कुल मिला के क्या करेंगे, जितना कोशिश होगा उतना करने की कोशिश करेंगे अभी। ठीक है, जो है आरएनए के मुख्य प्रकार होते हैं कुछ। ठीक है, अगर ये देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि डीएनए के अंदर होता क्या है, सॉरी, जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। तो केंद्रक के अंदर मैं एक फिगर बना देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये क्या है, कोशिका है। क्या है ये? कोशिका है। तो कोशिका के अंदर डीएनए है, क्योंकि एक केंद्रक है, सॉरी केंद्रक है, क्या ही बोल रहा हूँ, ये कोशिका है। ठीक है, कोशिका के अंदर आपको दोस्तों मिलेगा केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर हमने बोला कि क्रोमोसोम मिलेंगे या फिर गुणसूत्र मिलेंगे। क्या मिलेंगे? गुणसूत्र मिलेंगे। अब गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र है, इन्हीं में ही हमको देखने को मिलता है डीएनए। इसी में छिपा होता है क्या? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, इसको ऑब्टेन करना या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये भाई ओरिजिनल है। ये क्या है? ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए कोई प्रोटीन बनाने का काम होगा, तो कुछ केसेस होते हैं। क्या होता है, क्या होता है, इस चीज को समझो। जैसे डीएनए है, डीएनए से इसमें लिखा नहीं है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया, ये पूछ लेता है कई बार सवाल में। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, याद रखिए, शीशे में कॉपी है, डीएनए की कॉपी बन गई आरएनए, तो डीएनए के हूबहू बन जाता है आरएनए। क्या होता है? डीएनए का हूबहू बन जाता है आरएनए। अंतर क्या होता है डीएनए और आरएनए में? इतना ध्यान रखो कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और आरएनए का सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर हुआ करता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर हुआ करता है। ठीक है, तो आरएनए कैसा? सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इसका डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ऐसे सवाल पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, डीएनए से आरएनए की प्रक्रिया को बोलते क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लो आरएनए के मुख्य प्रकार। आरएनए के मुख्य प्रकार, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए। तो ये क्या क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल जो होता है, अमीनो अम्ल जो हुआ करता है, उसको राइबोसोम पर लेकर आता है। किस पर? राइबोसोम पर लेकर आता है। क्या? ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो ये ट्रांसफर कर रहा है, किस कर रहा है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो अमीनो अम्ल है उसको ट्रांसफर कर रहा है, कहाँ के लिए? राइबोसोम के पास लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए हो गया। एक होता है क्या? आर आरएनए, राइबोसोमल, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आर आरएनए। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए जो हुआ करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक हुआ करता है, प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक करता है। इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा एम आरएनए। ये क्या है? मैसेंजर आरएनए, इसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्या होता है? केंद्रक के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीन अम्ल को चुनने के लिए जो संदेश भेजता है, वो भेजता है क्या? एम आरएनए, एम आरएनए। क्या? एम आरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। कहानी समझो, कहानी क्या है कुल मिलाकर? जैसे कि मान के चलो आप इंसान हो, ठीक है, आप क्या हो? इंसान हो। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया आपके अंदर घुस गया, है ना, आपके अंदर चला गया, वायरस चला गया, वायरस चला गया।
अब होता क्या है ना, वायरस चला जाता है तो शरीर हमारा लड़ने की कोशिश करता है। क्या करता है शरीर, क्या करता है, लड़ने की कोशिश करता है। शरीर लड़ने की कोशिश करेगा कैसे, तो शरीर क्या करता है, जैसे डीएनए है ना, डीएनए के पास में मैसेज भेजा जाएगा कि आरएनए भेजेगा, एक मैसेज जाएगा, ठीक है, मैसेज क्या जाएगा कि भैया मेरे ये जो है ना मैसेंजर जाएगा, मैसेंजर आरएनए जाएगा और कहेगा कि अरे बाहर से अटैक हुआ, बाहर से अटैक हुआ, बाहर से कैसा अटैक हुआ है, कुछ इस तरह का, कुछ ऐसे ऐसे कांटे से बने हुए हैं, एक स्ट्रक्चर बताएगा कि ऐसा कांटा बना हुआ है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये स्ट्रक्चर का जो बना हुआ है ये क्या है, एक वायरस है और ऐसा हम पे अटैक कर रहा है। तो ऐसा कोई प्रोटीन बनाओ, ऐसा कोई प्रोटीन बनाओ, डीएनए से बोले कि क्या बनाओ, प्रोटीन बनाओ कि इसको काउंटर कर सके, यानी इसको खत्म कर सके, यानी जो वायरस है वायरस को खत्म कर सके। तो होगा क्या, तो डीएनए है ना, वो डीएनए एक कॉपी बनाएगा आरएनए की, ठीक है, एक प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और कॉपी बना देगा। जो कॉपी बनेगी वो हूबहू होगी इस वायरस के जैसी, इस वायरस के जैसी, और एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है, बोल सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक टाइप की बन जाएगी, और वो क्या करेगा, इससे फाइट करेगा और इसको खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है? तो मोटी मोटी बात समझ लो, कुल मिलाकर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि जो वायरस अंदर से बाहर से आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए वैसे ही एक कॉपी बनाकर हमारा शरीर लड़ा करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या देते, वो जो डॉक्टर हुआ करते हैं वो क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक कुछ नहीं करती है, हमारा जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करती है, उसको बढ़ावा देती है कि जो एंटीबायोटिक है वो और बनाए और बनाए और बनाए, जिससे कि वायरस को खात्मा किया जा सके, वायरस का खात्मा किया जा सके। समझ में आ रहा है इस चीज को आपको, ठीक है। कुल मिला के ये है कि आग में घी डालता है, ठीक है, आग तो लगी हुई है लेकिन आग में घी डालने का काम करती है दवाई, और कुछ नहीं करते, ठीक है। फिर आते हैं जैव उर्वरक पे, जैव उर्वरक, तो जैव उर्वरक जो है ऐसे डायरेक्ट तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जैव उर्वरक से क्वेश्चन आपको किस किस तरह से देखने को मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैव उर्वरक है क्या, जैव उर्वरक कुछ नहीं है, जो किसान हुआ करते हैं ना दोस्तों, किसान जो फार्मर है, जो फार्मर्स हुआ करते हैं, किसान हुआ करते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, वो करते हैं अपने यूरिया वगैरह लगाते हैं, खेत में देखा होगा आपने, यूरिया खाद लगाते हैं ना, खाद लगाते हैं, भाई क्या है, जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक है। तो जैव उर्वरक क्या है, सूक्ष्म जीव व जीवाणु से युक्त खाद को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीवों व जीवाणु से युक्त खाद बोलते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ घूर बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों व जीवाणु से युक्त खाद को क्या बोलते हैं, जैव उर्वरक बोला करते हैं, ठीक है। ये पर्यावरण के हितैषी होते हैं, ऐसा नहीं कि पर्यावरण को ये जो है नुकसान पहुंचाएंगे, ये बल्कि पर्यावरण के हितैषी हैं, पर्यावरण के हितैषी है, समझ में आ रहा है, ये नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि पर्यावरण के हितैषी हैं जैव उर्वरक। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उपलब्धता होती है, यानी कि इसमें वृद्धि होती है, खेतों में लाभकारी सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस की उपलब्धता में वृद्धि होगी और खेतों में लाभकारी सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होगी। मैं आपको एक फैक्ट ऐड करना चाहूंगा, देखो हमारे जो यहाँ पर खेत है ना, जो भी खेत है, जो भी फील्ड है, उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीन अणुओं की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये जो तीनों अणु है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों अणु है जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों अणु हमारे खेतों में नहीं है, जिसकी वजह से हमको एनपीके जो यूरिया वगैरह लगाना पड़ता है, और इसी की वजह से हमारे खेतों में उत्पादकता भी कम है, हमारे खेतों की जो उत्पादकता है वो कम है। समझ में आ रहा है? अगर एनपीके ज्यादा होगा किसी खेत में तो उत्पादकता ज्यादा होगी, लेकिन एनपीके कम है हमारे खेत में, ठीक है, इसके लिए उत्पादकता हमारे खेत में कम है, एनपीके कम है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की उपलब्धता कम है, जिसकी वजह से खेत जो है उपजाऊ ज्यादा नहीं है, और जब खेत उपजाऊ नहीं है तो हमारी जो उत्पादकता है वो भी कम है या ना, उत्पादकता जो है वो भी कम है। अब ये उत्पादकता को सही करने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम करते क्या है, एनपीके लगाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को ऐड करते हैं, कैसे, एज ए यूरिया हम, ठीक है, एक जो है और भी बहुत तरीके की चीजें आती है ना, तो जैव उर्वरक। अब देखो जैव उर्वरक क्या है, जैव उर्वरक यूरिया वगैरह नहीं है, बल्कि क्या है, ये धूल वगैरह, ये सूक्ष्म जीव व जीवाणु से खाद को बोल रहे हैं हम, जैव उर्वरक, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस की उपलब्धता में वृद्धि करते हैं और खेतों में लाभकारी सूक्ष्म जीवों में वृद्धि किया करते हैं। तो जैव उर्वरकों के प्रकार देखो, जैव उर्वरकों के प्रकार, तो जैव उर्वरकों के प्रकार क्या क्या होते हैं, एक होता है कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर, क्या होता है कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इसको याद करो, ठीक है, इसको याद नहीं करो, ये कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर है तो इसको याद नहीं करो, बस इसको याद करो कि सेलुलोलिटिक और लिग्नोलिटिक, सेलुलोलिटिक और लिग्नोलिटिक,
ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, मैं इसको याद करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, याद जो करना होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले कौन कौन से जैव उर्वरक हैं, वो राइजोबैक्टीरिया और एक सुडोमोनास है। इनको याद करना आपको। राइजोबैक्टीरिया और सुडोमोनास जो हुआ करते हैं वो पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देते हैं। क्या क्या? राइजोबैक्टीरिया और सुडोमोनास। राइजोबैक्टीरिया सुडोमोनास, मेरे साथ याद करो। राइजोबैक्टीरिया और सुडोमोनास जो है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देते हैं। क्या? राइजोबैक्टीरिया और सुडोमोनास, राइजोबैक्टीरिया और सुडोमोनास। अब कुछ होते हैं, कुछ का काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिससे सवाल एक्चुअल में यूपीएससी में आया था, काफी बार पूछा जा चुका है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अगर आपको विश्वास नहीं है देखा हो जाकर। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये एनवायरमेंट में सवाल आया था। कहाँ आया था? एनवायरमेंट में सवाल आया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं इंग्लिश में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम किस किस का है ये याद कर लो भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है, एसिटोबैक्टर है, नीला हरित शैवाल और एजोला। ठीक है, ऐसे सवाल पूछ लेगा कि 4-5 सवाल दे देगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इनमें से कौन कौन से बैक्टीरिया या कौन कौन सी चीजें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं। तो आपसे बोल देगा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, इस तरह सवाल देगा। तो आपको याद करना राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, 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 एसिटोबैक्टर, नीला हरित शैवाल और एजोला, नीला हरित शैवाल और एजोला। कुछ जो हुआ करते हैं, कुछ जो बैक्टीरिया, कुछ जो जैव उर्वरक हुआ करते हैं वो फॉस्फोरस को घुलाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, फॉस्फोरस घुलती नहीं जल्दी, तो फॉस्फोरस को घुलाने वाले कुछ जैव उर्वरक मिलते हैं हमको। वो कौन से हैं? वो है बैसिलस, सुडोमोनास, एस्परजिलस और वेस्कुलर। तो एस्परजिलस, सुडोमोनास और बैसिलस, इनको भी आपको पढ़ देना एक बारी। अब देखो जैव उर्वरक कुछ है, मैंने क्या बोला, जैसे कि दलहनी पौधे होते हैं कुछ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, एसिटोबैक्टर, नीला हरित शैवाल और एजोला, ये तो करते ही करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बल्कि कुछ दलहनी पौधे होते हैं। क्या होता है? दलहनी पौधे होते हैं, वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम किया करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम किया करते हैं। कौन कौन सी फसलें होती हैं वो देखो, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, अरहर हो गया। तो चना, मटर, सेम और अरहर, चना, मटर, सेम और अरहर, ये कुछ दलहनी फसलें हैं। ये सारी दलहनी फसलें जो हुआ करती हैं, तो ये दोस्तों क्या करती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करती है। इनमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम किया करते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक कुछ जीवाणु हैं, वो बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पर देखो एक बार। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गए, जैसे नीला हरित शैवाल, ये एजोला का सहचर हुआ करता है। प्रोकैरियोटिक शैवाल है, ये प्रोकैरियोटिक शैवाल है। नीला हरित शैवाल पहले लेक्चर में मैंने बताया था, नीला हरित शैवाल जो हुआ करता है ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल मिलती है इसमें। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ध्यान है पुरानी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या कम होती है, ये गुणसूत्र होता है ना। फिर हमने बताया था ये बहुत ज्यादा सिंपल सादा होते हैं। इसका जो केंद्रक है वो डिफाइन नहीं हुआ करता है, ध्यान होगा आपको। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक, ये जो नीला हरित शैवाल जो हुआ करता है दोस्तों, ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो नीला हरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। इसका दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। इसी तरह से एक एजोला हुआ करता है। एजोला हुआ क्या करता है, ये एक जलीय फर्न है। ठीक है, क्या है, जलीय फर्न है। जलीय फर्न का मतलब ये ऐसा समझ लो कि जल में जो पुष्प खिलते हैं ना कुछ छोटे छोटे, तो वो जलीय फर्न है एक्चुअल में। एजोला समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है, ये इमेज देख लो। ये एक्चुअल में क्या है, जल में जो है कुछ फर्न दिखाई दे रही है, व्हाइट दिखाई दे रही है, ये जल में फर्न है, जलीय फर्न है। यहाँ पे लिख ही रखा है इन लोगों ने, ये क्या है, जलीय फर्न है। अगर इसकी माना जाता है कि जो दुधारू पशुओं को अगर खिलाएंगे ना ये एजोला, ठीक है, दुधारू पशुओं को खिलाने पर होता क्या है, दूध की जो मात्रा हुआ करती है वो बढ़ जाया करती है। तो जो जलीय फर्न है उनको अगर दुधारू पशुओं को खिलाएंगे, जैसे कि भैंस हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, इनको अगर मैं खिलाऊंगा तो इनकी क्या होगी, दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। जो दूध 2 लीटर दे रही होंगी गाय, वो हो सकता है 2.5 लीटर देने लगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई 10-15 लीटर देने लग जाए 2 लीटर वाली, है ना, इतना नहीं होता, लेकिन कुछ तो बढ़ जाएगा, है ना। तो इसमें होता क्या है, जो एजोला हुआ करता है वो पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया, एनावीना एजोली जो कि हुआ करते हैं, ये क्या काम करा करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। और जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है ना दोस्तों, तो होता क्या है, उपज क्षमता में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। सिंपल बात में बोलूं तो उत्पादकता में वृद्धि होगी। किसमें वृद्धि होगी, उत्पादकता में
वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि हुआ करती है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कुछ सहायक जीवाणु कौन कौन से हैं ये देख लो। सोयाबीन में जो मिला करता है वो मिलता है राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम जैपोनिकम ये जीवाणु पाया जाता है, ये जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता देता है। जैसे कि मैंने बोला आपसे कि होता क्या है, तो जैव उर्वरक हुआ करते हैं, कुछ दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों की जड़ों में कुछ बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, कुछ जीवाणु देखने को मिलते हैं। तो वही जीवाणु जो हुआ करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम किया करते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु जो है, जैसे कि सोयाबीन है, सोयाबीन में एक बैक्टीरिया मिलता है, फिर जीवाणु मिलता है, इसका नाम है राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम जैपोनिकम तीन पत्तीय घास होती है, तीन पत्तीय घास आपने सुना हो, तो तीन पत्तीय घास में भी राइजोबियम ट्राइफोली देखने को मिलता है। क्या मिलता है? राइजोबियम ट्राइफोली। फिर मिलता है लुरसन की घाट होती है, लुरसन की गांठ हुआ करती है, उसमें भी राइजोबियम मेलिलोथी मिलता है, राइजोबियम मेलिलोथी मिलता है। जलीय फर्न में एनावीना एजोली मिलता है, एनावीना एजोली। अच्छा, मैं एक चीज नहीं बता पाया आपको, वो क्या, नीला हरित शैवाल और एजोला दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सहचर हैं। नीला हरित शैवाल और एजोला ये दोनों एक दूसरे से सहचर हैं। ठीक है, तो जलीय फर्न जो हुआ करते हैं, जलीय फर्न है, उसमें एनावीना एजोली जीवाणु मिलता है। गुनेरा मैक्रोफाइला, नोस्टोक मस्कोरम। अब एक्चुअली में ये नोस्टोक है, एनावीना है, राइजोबियम है, ये आपको अगर याद नहीं होते हैं तो तब भी कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि नोस्टोक अगर मैं बोल रहा हूँ तो नोस्टोक मस्कोरम याद नहीं रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको नोस्टोक तो याद रहेगा ना मेरे दोस्तों, नोस्टोक याद रहेगा ना। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना नोस्टोक करके, नोस्टोक दे रखा था, एनावीना दे रखा था, राइजोबियम दे रखा था, और एक ऑप्शन और दे रखा था, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में कि इनमें से नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कौन कौन काम करते हैं। अगर आपने पढ़ा होता कि एनावीना, नोस्टोक और राइजोबियम ये तो जीवाणु के नाम है कुछ, और ये जीवाणु हमने कहाँ पढ़े थे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में पढ़े थे कि ये जो सहायक हुआ करते हैं, तो मैं तो भाई साहब सही जवाब देकर आ जाता। समझ में आ रहा नहीं यार, ये बातें हैं। तो मेरा जो लेक्चर है यहाँ तक तो समाप्त हो चुका है। अब हम जो बात करने वाले हैं इंसान के कंकाल व मांसपेशीय तंत्र की, कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है। चलिए ओके, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। ओके, कंकाल व मांसपेशीय तंत्र, कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। कंकाल क्या है, कंकाल क्या है ना, आपका अगर मांस को हटा दिया जाए कंकाल ही कंकाल बचेगा, है ना। भूत बने जो आजकल रहता नहीं, ऐसे करके कुछ बना देते हैं ये, है ना, इस तरह से हड्डी कुछ दिखा देते हैं, ऐसे करके बनाते हैं। मेरी भाई आर्ट तो बहुत गंदी है। लेकिन कंकाल व मांसपेशीय तंत्र को अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो बोल सकता हूं किसी भी जीव के शारीरिक ढांचे का निर्धारण करने वाला जो तंत्र होता है उसे ही क्या बोलते हैं, कंकाल व मांसपेशीय तंत्र बोला करते हैं। समझ में आया? कंकाल व मांसपेशीय तंत्र का किसी भी जीव के शारीरिक ढांचे का निर्धारण करने वाला तंत्र है। किसी का ढांचा कैसा होगा ये उसकी कंकाल बताएगा ना, कंकाल बताएगा ना, उसका मांस कहाँ पर कितना लगा है यही बताएगा ना, कि उसका शारीरिक जो है ढांचा है वो कैसा होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछ ले क्या कंकाल मांसपेशी तंत्र क्या होता है, तो ये किसी भी जीव के शारीरिक ढांचे का निर्धारण करने वाला तंत्र होता है। निर्माण संयोजी ऊतक से और अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ऑस्टियोलॉजी पढ़ाया था मैंने पहले लेक्चर में, ये क्या है, अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन। ठीक है, तो अस्थियों का अध्ययन क्या बोला मैंने, ऑस्टियोलॉजी बोल दिया। क्या बोल दिया, ऑस्टियोलॉजी बोल दिया। कंकाल तंत्र के प्रकार पूछ रहा है। कंकाल तंत्र दो प्रकार के मेनली, कौन कौन से, एक बाह्य कंकाल होता है और एक होता है अंतः कंकाल। तो बाह्य कंकाल जो बाहर से दिख रहा है हमको, अंतः कंकाल मतलब अंदर है। ठीक है, बाह्य कंकाल मतलब बाहर है, अंतः कंकाल मतलब अंदर है, सिंपल सी बात है। तो बाह्य कंकाल की परिभाषा की बात करें तो किसी भी जीव के बाह्य शारीरिक स्वरूप को निर्धारित करने वाला तंत्र जो हुआ करता है वो कहलाता है बाह्य कंकाल। ठीक है, इसी तरह से अंतः कंकाल की बात करें तो अंतः कंकाल जो हुआ करता है वो होता है हड्डियों से बना ढांचा जो शरीर को आकार देता है। तो जो हड्डियों से ढांचा बना है ना, तो शरीर को आकार दे रहा है, वो अंतः कंकाल के अंदर आता है। लेकिन जो बाह्य शारीरिक स्वरूप को निर्धारित कर रहा है उसको बाह्य कंकाल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और इसमें देखो बाह्य कंकाल में होता क्या है दोस्तों, बाह्य कंकाल में संरचना जो हुआ करती है वो मृत कोशिकाओं की द्रव्य से, जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, उससे बना हुआ करता है। तो कुल मिला के बाह्य कंकाल बना है मृत कोशिकाओं के द्रव्य से। कहां से, किससे बना है, मृत कोशिकाओं के द्रव्य से। और जबकि अंतः कंकाल हुआ करता है वो कठोरता का कारण हुआ करता है। अंतः कंकाल जैसे हड्डी है,
तो ये किसकी बनेगी होगी, कैल्शियम व फास्फोरस से बना होगा। ठीक है, तो कंकाल में बाह्य कंकाल क्या है, हमारा मांस है, तो ये क्या है, मृत कोशिकाओं से बना हुआ है, ये मृत कोशिकाओं से बना हुआ करता है। इसमें कोई रक्त संचरण होता है, नहीं होता है, नस में होता है ना, मांस में थोड़ी होता है। ठीक है, तो संरचना मृत कोशिकाओं के द्रव्य से जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, बाह्य कंकाल है। अंतःकंकाल मतलब कठोरता का कारण हुआ करता है, जैसे कि हड्डी है, हड्डी किससे बनी होती है, कैल्शियम व फास्फोरस की उपस्थिति से। ठीक है, विशेषता यहाँ पर क्या हो, कटने पर दर्द नहीं होता। ठीक है, बाह्य कंकाल में क्या होता है, विशेषता कटने पर दर्द नहीं होता है, उपस्थित होती है प्रोटीन, और प्रोटीन कौन सी उपस्थित होती है, बाह्य कंकाल में अल्फा कैरेटिन होती है, अल्फा कैरेटिन। तो अल्फा कैरेटिन जो प्रोटीन है वो उपस्थित होगी किसमें, बाह्य कंकाल में, बाह्य कंकाल में। और विशेषता जो कटता है, अगर मान लीजिए कुछ बाहरी कंकाल कटेगा, ठीक है, तो उसमें दर्द नहीं हुआ करता है। ठीक है, दर्द नहीं हुआ करता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें ठोस व कठोर संयोजी ऊतक से बनता है, ये ठोस व कठोर संयोजी ऊतक से बनेगा, कौन सा, अंतःकंकाल। और यहाँ पर मजबूती के लिए विटामिन डी भी आवश्यक है। अच्छा, ये कटेगा तो दर्द होगा, बिल्कुल होगा भाई, अंतःकंकाल कटेगा तो दर्द होगा, अंतःकंकाल कटेगा तो दर्द होगा। ठीक है, और बाह्य कंकाल कटेगा तो दर्द विशेषता नहीं होगा, काटने पर विशेष दर्द नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अच्छा, अब जैसे बाह्य कंकाल में क्या आ सकता है, तो विभिन्न जीवों में बाह्य कंकाल के उदाहरण क्या क्या हैं, जैसे कि बाह्य कंकाल का मांस, तो मांस पता है मैं कौन सा बोल रहा हूँ, आप ये नहीं बोलने लगना कि सर जो है आप तो गलत बोल रहे हो। मांस, मांस का मतलब जो जो होता है ना, वो बिल्कुल अपर लेयर होती है, जैसे पंजा होता है ना, पंजा की अपर लेयर होती है, तो उसको ब्लेड से आप ऊपर से काट दोगे ना, आपसे काट दोगे ना, व्हाइट व्हाइट सी स्किन दिखती है ना थोड़ी सी, उसको काट दोगे तो आपको खून नहीं निकलेगा एक्चुअल में। ठीक है, मैं उस मांस की बात कर रहा हूँ, आप ये नहीं बोलने लगना सर मैं उंगली काट के देखी थी मैंने, उसमें दर्द हो रहा था, बड़ा चीखा मैं। आप तो पगला गए हो क्या, बुड़बक हो गए, बिल्कुल है ना, मैं बुड़बक नहीं बेटा, सुन गलत रहे हो तुम। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बाहरी स्किन जो बिल्कुल जो व्हाइट ट्रांस जो दिखती है मेरे को स्किन, ठीक है, उसको ब्लेड से खुरचोगे तो मैं नहीं मालूम पड़ेगा वो क्या है, डेड सेल से बनी हुई है, मृत कोशिकाओं से बनी हुई है। ठीक है, तो मनुष्य में विभिन्न जीवों के बाह्य कंकाल के उदाहरण में क्या है, मनुष्य में हमको देखने को मिलता है क्या, बाल, रोम, जो नाखून हुआ करते हैं, ये क्या है, बाह्य कंकाल है। पक्षियों में जैसे पंख है, चोंच है, पंख और चोंच को अगर आप काट दोगे तो खून नहीं निकलेगा एक्चुअली, ठीक है, दर्द भी नहीं होगा। ये एक अजीब तो लगता है, जैसे नाखून भी काट लो तो अजीब तो लगता है, ठीक है, नाखून बड़े बड़े करके काटना बड़ा अजीब लगेगा, है ना, ऐसा लगेगा जैसे खा नहीं पा रहे हो कुछ, वो आदत में हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन एक्चुअली दर्द नहीं होता है ना। चौपाई जंतु में क्या होता है, जैसे खुर होते हैं, जो पैर के जो खुर होते हैं ना, जैसे घोड़ा के तो नाल भी बांधी जाती है उसमें, कील भी जो गाड़ी जाती है, तो खुर होते हैं, रोम होता है, सींग होता है, नख होता है, इन सब में जो है ये बाह्य कंकाल के उदाहरण है। कछुओं में क्या होगा, ऊपरी कवच, मछलियों में जो ऊपरी सल्क हुआ करती, जो जो ऐसे बनता है ना मछलियों में, मैं बना देता हूँ, अरे यार मछली कुछ और ही कुछ बन रहा है, ठीक है, क्या हो गया मेरी आर्ट को, भाई मछली तो अच्छी बनानी आती थी मुझे बचपन में, भूल गया मैं, अरे भाई, चलिए, ये देखो, इस तरह से होता है, इस तरह से बने हुए होते हैं, इस तरह से, हाँ, इस तरह से बने होते हैं। तो ये जो ऊपर की जो जो है ये, तो इसको बोलते हैं ऊपरी सल्क है, ये जो सल्क है, इसको आप छुटा दो तो उनको दर्द नहीं होगा, ये ना ही खून निकलता है उसमें। ठीक है, अंतः कंकाल में क्या हो जाए, जैसे नवजात शिशु में लगभग, अच्छा अस्थियों संज्ञा बोल रहा है यहाँ पर, तो अंतः कंकाल में, अच्छा, और अंतः कंकाल में तो सारा कुछ आ गया, जैसे हड्डी है, ठीक है, मांस वगैरह आ गया, सब कुछ आ गया जिसमें दर्द होगा। ठीक है, किडनी वगैरह किसी काटोगे तो दर्द होगा ही होगा। ठीक है, तो वो अंतः कंकाल के उदाहरण है, जो भी बचे इनके अलावा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव अंतः कंकाल में उपस्थित अस्थियों की संख्या कितनी होती है, ये देखते हैं। तो मानव अंतः कंकाल में उपस्थित जो अस्थियां हैं, जो यानी हड्डी हैं, उनकी संख्या कितनी होगी, तो जैसे नवजात शिशु होगा तो उसमें लगभग 300 हड्डियां मिलती हैं। कितनी मिलती है, 300 हड्डी मिलती है नवजात शिशु, कितनी मिलती है दोस्तों, 300 हड्डियां। लेकिन अगर बात की जाए वहीं पर में वयस्कों में, तो 206 हड्डी होगी, कितनी होगी, 206, 206, ठीक है, 206। ठीक है, वयस्क मानव शरीर की 206 हड्डियों का विवरण क्या क्या है, हाथ में कितनी होंगी, तो हाथ में हड्डी की संख्या कितनी है, 60 है, हाथ में 60 है, पैर में 60 है, खोपड़ी में 29 यानी 28+1, 28+1, कपाल में 8, कपाल में 8, चेहरा पे 14 हड्डियां हैं, कान पे 6 हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डी वयस्क में 26 होती है और बच्चे में 33 हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी। पसलियां 12 जोड़ी होती हैं, 24 हड्डियां होंगी टोटल। और हाथ की उंगली में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, अंगूठे में 2 होती हैं और शेष में 3 होती है। अंगूठा 2 ही तरह जगह से मुड़ता है ना, तो हाथ की उंगली में अस्थियों की संख्या कितनी है, तो अंगूठों में 2 और उंगलियों में 3, उंगलियों में 3, उंगलियों में 3। ये वाला फैक्ट याद रखिएगा, अंगूठे में 2 हड्डियां हैं और सब में 3 है। पसलियां में 12 जोड़ी है, रीढ़ की हड्डी वयस्क में 26, 33 है। कान की याद कर लो 6, कान की 6 मारेंगे कान पे,
तो छक्का मारा कान पे, तो कान पे जोड़ का लगा तमाचा, कान 6। चेहरा का क्या 14 याद कर लो, चेहरा का 14, कपाल पे 8 याद कर लो, खोपड़ी 29, 28 प्लस 1, ठीक है। पैर 60 और हाथ 7, तो हाथ और पैर में हड्डियां ज़्यादा होती हैं, बाकी जगह कम होती है, ठीक है। अंतःकंकाल के भाग अगर बात करें तो अंतःकंकाल के भाग क्या क्या होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अंतःकंकाल के भाग, अंतःकंकाल को अगर काटा जाए तो एक तो एक्सियल स्केलेटन या फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन में काट सकते हैं, ठीक है। एक्सियल मतलब अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, और एक होता है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के भाग कौन कौन से हैं? तो अक्षीय कंकाल के अगर मेरे से भाग पूछोगे आप तो मैं बोलूंगा जैसे कि खोपड़ी है, कि कशेरु कदंड है, ये सारे के सारे क्या है, ये अक्षीय कंकाल है। क्या? खोपड़ी और कशेरु कदंड, खोपड़ी और कशेरु कदंड। वयस्क में 80 होते हैं और शिशु में 27 हड्डियां होती हैं इसकी। अक्षीय कंकाल की हड्डियां वयस्क में तो 80 होंगी दोस्तों, और शिशु में कितनी होती है? शिशु में जो बच्चा होता है उसमें होती है 87 हड्डियां, 87। अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि उपांगी कंकाल में भाग कौन कौन से होंगे? जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, तो इसमें कुल 126 हड्डियां मिलती है, ठीक, कुल 126 हड्डियां मिलती है, ठीक है। मेन लिखा है ना, 60 तो इसकी हाथ की हो गई, 60 तो पैर की हो गई, है ना। तो उपांगी कंकाल में क्या हाथ पैर आ गए, और अक्षीय कंकाल में खोपड़ी और कशेरु कदंड आ गए। देखो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको। बायोलॉजी का ऐसा नहीं है डॉक्टर बनना हो अभी, ठीक है। तो मैं सिर्फ उन ऐसे नहीं बोलने लगना कि सर जो है आप तो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हो। अरे एक्सप्लेन करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन जहाँ से पूछा जाएगा वहाँ पर। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट में बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आता है। अब तुम्हें लगता है कि क्या नाम है, वो तुमसे ये पूछेगा कितनी हड्डियाँ होती हैं, छोटा कौन सी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इतना याद कर सकते हो। तो मैंने ये बताया कि नवजात शिशु में लगभग 300 होती है, वयस्क में 206 होती है। मैंने ये भी बता दिया आपको, हाथ की 60, पैर की 60, खोपड़ी में 28 प्लस 1 29, कपाल की 8, चेहरा की जो है 6 थी, और कान की चेहरा की 14 थी, कान की 6 थी, मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। रीढ़ की हड्डी 26 और 33 पसलियाँ जो है 12 जोड़ी हुआ करती हैं, 24 हो गई। हाथ में उंगली में अस्थियों की संख्या जो थी, अंगूठे में तो 2 होती थी और बाकी 3 थी। इस तरह से रिवाइज कर लेना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में जो प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा तो जो पाया जाता है वो मिलता है हमको ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो हमको मिलेगा 65%। तो 65% या 65% जो है मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन मिलता है। 1% फॉस्फोरस मिलता है, 1.5% कैल्शियम मिलता है, 3.20% नाइट्रोजन मिलता है, 9.5% हाइड्रोजन मिलता है, और 18.5% कार्बन मिलता है। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा तो हमको ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, उसके बाद में देखने को मिल रहा है कार्बन। तो सबसे ज्यादा मेरे से कोई पूछे सबसे ज्यादा क्या मिलता है मानव शरीर में, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन मिलता है। दूसरे में मेरे से पूछे तो क्या बोलेगा, मैं बोलूंगा कार्बन मिलता है। तीसरे पे क्या मिलेगा फिर दोस्तों, तीसरे मिलेगा हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये सारे जो है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। प्रमुख अस्थियों के नाम, अब देखो कुछ अस्थियों के नाम याद कर लो, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है, खासकर पीसीएस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आपको ये तो याद करना है, जैसे कि क्लेविकल, ये जो बखा है ना, बखा बोलते हैं हमारे, ठीक है, ठीक है, जहाँ से जो मुड़ता है तो उसको बोलते हैं क्लेविकल। तो जत्रु क्या, हंसुली, ये कॉलर बोन है ये, तो ये बखा जो निकला हुआ, हम बोलते भी हैं कि कॉलर चला गया, यानी कि हंसुली चलेगी। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चों की हंसुली चली जाती है, हंसुली चली जाती है। आपके यहाँ पे भी शायद होता हो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई गोद लेता है, अजीब तरीके से गोद ले ले, तो क्या होता है बच्चे की जो है हंसली चली जाती है, बोलते हैं हंसली चली गई। तो पता नहीं कुछ लकड़ी का कुछ बांध देते हैं अजीब टाइप का, कुछ उसमें पता नहीं क्या क्या लगा के, तो वो क्या है, क्लेविकल है। उस अस्थि का नाम क्या है, क्लेविकल है। क्लेविकल क्या नाम है, क्लेविकल। तो मुझे ध्यान रखना है, कॉलर बोन को क्या बोल रहे हैं हम, क्लेविकल बोलते हैं। कॉलर बोन को क्या बोलते हैं, क्लेविकल। लड़कियों में क्लेविकल बहुत दिखती है, अजीब टाइप की दिखती है ना, तो लोग तो बोलते हैं ब्यूटी डैम, ऐसी कुछ बोलते हैं, ब्यूटी बोन, ऐसी कुछ बोलते हैं शायद, है ना, ब्यूटी बोन, है ना। तो ब्यूटी बोन नहीं है भाई, कॉलर बोन, उसका नाम क्या है, आपसे क्या याद रखो, क्लेविकल याद रखो। क्या याद रखोगे, क्लेविकल याद रखोगे, ठीक है। ये शोल्डर की जो बोन है ना, शोल्डर की जो बोन है उसको बोलते हैं स्कैपुला,
स्कैपुला। स्कैपुला किसको बोलना है? शोल्डर की बोन को बोलना है। क्लेविकल किसको बोलना है? कॉलर बोन को बोलना है। स्टर्नम जो बीच की हड्डी है, जो ब्रेस्ट बोन है ना, ब्रेस्ट बोन है, जो उरोस्थी बोलते हैं, जो ब्रेस्ट बोन है उसको बोलते क्या है? स्टर्नम। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हिंदी में याद ना करो, है ना दोस्तों, हिंदी में याद ना करो, इंग्लिश में याद कर लो। जैसे क्लेविकल है तो क्लेविकल को याद करो कॉलर बोन से, स्कैपुला है स्कैपुला को शोल्डर बोन से याद करो। एस से स्कैपुला, एस से शोल्डर, क्ले से क्लेविकल, के से कॉलर, के से कॉलर बोन। स्टर्नम 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 ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम ब्रेस्ट बोन है। ठीक है, अब देखो ये जो हाथ की है ना, जो ब्रिस्ट है, जो कलाइया है, जो कलाई है, कलाई किससे जुड़ी हुई है? ये कार्पल से जुड़ी हुई है। तो कलाई जो है, कलाई की जो हड्डी होती है उसका नाम क्या है? कार्पल्स। तो रिस्ट एंड रिस्ट की जो हड्डियां हैं उसको बोलते क्या है? कार्पल्स बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कार्पल्स, कार्पल्स। और ये जो घुटना है, तो नी का जो कैप होता है ना लगा हुआ, ये देखो, ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जो घुटना है जो घूमता है, हमको दिखता भी है। ठीक है, ये क्या है? पैटेला है। क्या बोलते हैं इसको? पैटेला, पैटेला। क्या बोलते हैं? पैटेला, पैटेला। मैं अभी रिवाइज कराऊंगा आपको। ठीक है, घुटना नी कैप क्या है? पैटेला। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कुछ जोड़ों के नाम। ठीक है, जोड़ों के नाम देखने को मिलेंगे। तो अब मैं इनको जो है एक ये पूरा पेज पढ़ा देता हूँ, उसके बाद याद कराएंगे इसका सारी चीजें। ठीक है, मांसपेशीय तंत्र जो है किस किससे बना है? मांसपेशियों से निर्मित है। कार्य शरीर को सहारा देते हैं, दृढ़ता व गति देते हैं। तो ये मांसपेशीय तंत्र है जो है, उसका काम क्या? मांसपेशियों से निर्मित है और इसका कार्य है शरीर को सहारा देना और दृढ़ता देना और गति देना। अब जोड़ों के नाम याद कर लो दोस्तों, जोड़ों के नाम। लिगामेंट, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट किसको बोलता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। स्टर्नम, पसलियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और स्टर्नम हमने और बताया था कि कहाँ पे था? ब्रेस्ट की जो हड्डी थी, ब्रेस्ट की जो हड्डी थी, ब्रेस्ट की बोन थी, उसको भी हम क्या बोल रहे थे? स्टर्नम बोल रहे थे। तो यहाँ पर देखो, लिगामेंट क्या है? हड्डी को हड्डी से जोड़ रहा है। लिगामेंट क्या है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले जोड़ को क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। पसलियों को आपस में जोड़ने वाले उसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? टेंडन या फिर कंडरा, कंडरा या फिर टेंडन, टेंडन, कंडरा, कंडरा, कंडरा। ठीक है, तो कंडरा, तो कंडरा क्या है या फिर टेंडन क्या है? किसको बोलते हैं? हड्डी को मांसपेशी। तो मैंने क्या क्या पढ़ा? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। पसलियों को पसलियों से जोड़ने वाले को स्टर्नम बोलते हैं। और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले को टेंडन या फिर कंडरा बोलते हैं, टेंडन या फिर कंडरा बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ये सर्कल टाइप के दिख रहे हैं। ये क्या? ये अस्थि मज्जा है। क्या? अस्थि मज्जा। इसे बोलते हैं बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो, बोन मैरो। तो मानव अस्थि में पाया जाने वाला है ये। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? तो मानव अस्थि में पाया जाता है। ठीक है, जो आरबीसी का निर्माण है, आरबीसी के निर्माण है, ये यहीं पर होता है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण यहीं पर होता है। तो अस्थि मज्जा आपको समझ में आ गया, ये बोन मैरो है। ठीक है, बोन मैरो। तो यहीं पे आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी जो रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं ना, या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, ये यहीं पर बना करता है। तो अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा या फिर बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो। अच्छा, ये फिगर मेरे पास में इतना फिगर और है, इतना फिगर, ये फिगर मैं और करा देता हूँ। मानव हाथ में पाए जाने, फिर याद कर लेंगे। अंश मेखला कंध में, अंश मेखला आपको कंधे में जो हड्डी मिलेगी उसको बोलते हैं अंश मेखला। ठीक है, ह्यूमरस, ये जो हड्डी है, ये वाली जो हड्डी है, यहाँ से जो वहाँ की जो हड्डी है, ये जो आपके जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको यार, जो बनाते हैं वाइसेप्स, ऐसी कुछ बोलते हैं ना, तो वो ह्यूमरस है, जो कंधे से कोहनी तक की, कंधे से कोहनी तक वाला जो रीजन है उस हड्डी क्या बोल रहे हैं? ह्यूमरस। तो ये कंधा है, कंधा से लेकर कंधा से लेकर कंधा से लेकर कोहनी तक, कंधा से लेकर कोहनी तक हड्डी को बोलते हैं क्या? ह्यूमरस। ठीक है, कोहनी से कलाई तक, जो कोहनी से कलाई तक बोल रहे हैं क्या? रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। ठीक है, अब देखो, कलाई में जो हड्डी है उसको बोल रहे हैं कार्पल्स, कलाई में जो हड्डी है उसको बोलते हैं कार्पल्स। हथेली में जो हड्डी है, जो जिसमें हमारी जो है रेखाएं हैं, पंडितों के अनुसार, ठीक है, रेखाएं हैं जिसपे भविष्य लिखा है हमारा। ठीक है, तो वो क्या है? मेटाकार्पल्स। मैं भविष्य को नहीं मानता हूँ, ये हाथ वाला। ठीक है, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स हथेली की हड्डियां हैं। तो हथेली की हड्डी को क्या बोल रहे हैं? मेटाकार्पल्स बोल रहे हैं। और उंगली की हड्डी को बोल रहे हैं फैलेंज, 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 फैलेंज। ठीक है, फैलेंज। ओके, फैलेंज। ऊपर ये वाला जो रीजन है आपको दिखाई दे रहा है, ये है श्रेणी मेखला, श्रेणी मेखला। पैर की जो हड्डी है जो घुटने तक, वो है फीमर, यानी जंग से घुटने तक फीमर बोलते हैं, फीमर। पटेला और घुटना, पटेला जो घुटने मिलते हैं। टार्टल्स, ये जो है टार्टल्स बोल रहे हैं इसको। मेटाटार्टल्स, ये वाला जो है मेटाटार्टल्स बचा, यानी कि जो जहाँ से जुड़ रहा है पैर वो तो टार्टल्स हो गया। यानी एडी जो है, एडी को टार्टल्स बोल रहे हैं। मेटाटार्टल्स पंजे में है और फैलेंज उंगली में है, फैलेंज उंगली में है। टोबियो फिबुला घुटने से एड़ी तक है, टोबियो फिबुला घुटने से एड़ी तक है। तो आई होप थोड़ा सा पक गए होंगे आप लोग।
क्योंकि ये जो है रट्टा फंक्शन वाला काम है, लेकिन मैं रटा देता हूँ आपको, ठीक है। तो शुरू करें, चलो याद करो। देखो क्लेविकल, क्लेविकल मैंने बोला का क्लेविकल एंड कॉलर बोन। अच्छा क्लेविकल कॉलर बोन थी, हाँ क्लेविकल कॉलर बोन थी। स्कैपुला, स्कैपुला एस से ही मैंने बोला, स्कैपुला एस, अच्छा सोल्जर बोन होगी तो सोल्जर बोन है। स्टर्नम, ध्यान करो स्टर्नम, स्टर्नम अच्छा ब्रेस्ट से रिलेटेड था, जब ब्रेस्ट बोन भी है तो स्टर्नम ब्रेस्ट बोन है। स्टर्नम को मैंने और बताया था आपको, स्टर्नम जो है पसली को पसली से जोड़ती है, पसली को पसली से जोड़ने का काम करती है, पसली को पसली से जोड़ने का काम करती है स्टर्नम। तो स्टर्नम, स्कैपुला और क्लेविकल, डन माने क्लेविकल, ध्यान रखो कॉलर बोन, क्लेविकल कॉलर बोन है, क्लेविकल क्या है कॉलर बोन है। स्कैपुला एस से, स्कैपुला एस से सोल्जर, स्टर्नम पसली को पसली से जोड़ती है। कार्पल्स हमने पढ़ा, कार्पल्स जो हुआ करता है वो कलाई है, तो कलाई में जो हड्डी देखने को मिलती है वो कार्पल्स देखने को मिलेगी। तो कार्पल्स जो है कहाँ पे, कलाई की हड्डी है। कार्पल्स कौन सी हड्डी है, कलाई की हड्डी है। इसके बाद आपको देखने को मिला था पटेला, जो नी का जो कैप है, जो नी का जो कैप है जहाँ पे हम जो है घुटने से बैठते हैं, जो घुटना है उसको बोलते हैं पटेला। पैटेला 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 पैटेला। कार्पल्स कलाई, कार्पल्स कलाई, स्टर्नम ब्रेस्ट बोन, स्कैपुला सोल्जर बोन और क्लेविकल कॉलर बोन। अब यहाँ पर देखो मैंने जोड़ों के नाम बताए थे। लिगामेंट का काम क्या था, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का। लिगामेंट का काम क्या था, हड्डी को हड्डी से जोड़ना। स्टर्नम अभी बोला था, स्टर्नम एक तो ब्रेस्ट वाली जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्टर्नम। दूसरा स्टर्नम क्या है, पसलियों को आपस में जोड़ने का कार्य भी करती है। एक कंडरा होता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने को बोलते क्या, कंडरा, कंडरा। तो कंडरा क्या है, टेंडन या फिर हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, ठीक है। फिर हमने कहा बोन मैरो, बोन मैरो हमने बताया था अस्थि मज्जा। इसमें क्या बनता है, आरबीसी और डब्ल्यूसी बनते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनते हैं। मैंने आपको लोकेशन भी दिखाई थी, तो ये लोकेशन कुछ यहाँ पर जो मिड में आपको बोन मैरो दिखाई दे जाएगी, ठीक है। अब देखो मानव हाथ में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम हमने बोले थे। मानव हाथ में पाई जाने वाली जो अस्थियों के नाम है, तो अंश जो मेखला कंधे में होती है, तो अंश मेखला कहाँ पर, ये जो कंधा है यहाँ पर अंश मेखला मिलेगी। अंश ऊपर होता है ना, तो अंश मेखला जो है कंधे में मिलेगी, अंश मेखला कंधे में मिलेगी। ये वाली हड्डी ह्यूमरस है, ये वाली हड्डी ह्यूमरस है, यानी कंधे से कोहनी तक वाली हड्डी क्या बोल रहे हैं, ह्यूमरस बोल रहे हैं। ये जो बीच में बचा है इसको, ठीक है, ये जो बीच में बचा है, ठीक। उसके बाद हमको दिखाई देना है, ये तो क्या बोलते हैं मुड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेडियस अल्ना, ये कोहनी से लेकर कलाई तक, कोहनी से लेकर कलाई तक है, तो है रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। कार्पल्स कलाई में थी, कार्पल्स कलाई में थी। कार्पल्स के बाद जो पंजा है वो है मेटाकार्पल्स, कार्पल्स के बाद पंजा है मेटाकार्पल्स और फ्लैंज उंगली। इसी तरह से यहाँ पर देखो पैरों में है टार्टल्स एडी, टार्टल्स एडी में है, टार्टल्स हड्डी एडी में है। मेटाटार्टल्स पंजे में होगी, मेटाटार्टल्स पंजे में होगी और फैलेंज उंगली में होगी, फैलेंज इसमें होगी उंगली में होगी। तो टार्टल्स, मेटाटार्टल्स और फैलेंज, ये टार्टल्स, मेटाटार्टल्स और फैलेंज ये पैर की हो गई। यहाँ पर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंज ये हाथ की हो गई। यहाँ पर देखो टोबियो फिबुला, टीबियो फिबुला घुटने से एड़ी तक, टीबियो फिबुला घुटने से एड़ी तक, घुटने से एड़ी तक, टीबियो फिबुला, टीबियो फिबुला। पटेला घुटने में है, फीमर जंघों से घुटने तक है, फीमर जंघों से घुटने तक था। यहाँ पर कंधे से लेकर कोहनी तक का था ह्यूमरस था, ठीक, कंधे से लेकर कोहनी तक ह्यूमरस था। यहाँ पर श्रेणी मेखला थी ऊपर वाले रीजन में, यहाँ पर अंश मेखला थी, अंश मेखला थी। तो जहाँ से जो कनेक्ट हो रहा है ये श्रेणी मेखला है, श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, और ये अंश मेखला, कंधे में अंश मेखला, श्रोणी मेखला और अंश मेखला। श्रोणी मतलब पैर और अंश मतलब बाह, या फिर क्या बोल सकते हैं कंधा। आ रही बात समझ में आपको? थोड़ा सा रट्टा फंक्शन वाली चीज है, मैं भी मानता हूँ इस चीज को, रटना तो पड़ेगा, ठीक है। आर्थोप्लास्टी, आर्थोप्लास्टी, आर्थो का मतलब क्या होता है, हड्डी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आर्थोप्लास्टी में क्या होता है, ऑपरेशन द्वारा हड्डी को जोड़ा जाता है। अब होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हड्डी कहीं पर टूट जाती है ना, हड्डी कहीं पर टूट जाती है तो क्या करते हैं, वो हड्डी को अलग कर देते हैं। जैसे हड्डी में फ्रैक्चर आ गया, ठीक है, हड्डी में कोई खराब हो गई, जैसे एक हड्डी है, ये मैं ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फ्रैक्चर आ गया, कुछ इस हड्डी में क्या आ गया, फ्रैक्चर आ गया यहाँ पर। तो करेंगे क्या डॉक्टर, करेंगे क्या, इस कैंची से इतना कट कर देंगे, इतना पार्ट, कितना पार्ट कट कर देंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। आई एम नॉट अ डॉक्टर एक्चुअली, अगर कोई डॉक्टर देख रहा हो वीडियो तो भाई हो सकता है मैं कुछ गलत बोल जाऊँ, ऐसा नहीं है वैसे, लेकिन जो है मैं समझाने के लिए कुछ बोल रहा हूँ बस, है ना। मे भी जो प्रोसीजर उनका रियल होता है वो मैं नहीं बता पाऊँ, लेकिन फिर भी देखो ये जो हड्डी है, मान के चलिए ये हड्डी है और हड्डी में क्या हुआ, ये वाला पोर्शन जो है खराब है। तो करेंगे क्या डॉक्टर पता क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, इसको इस वाले पोर्शन को कट कर देंगे और कट करने पर जो है इस हड्डी पे क्या करेंगे, थोड़ा एक्सटेंशन लगाकर यहाँ पर एक छेद करेंगे, यहाँ पर छेद करेंगे और यहाँ पर छेद करेंगे और यहाँ पर छेद करेंगे और यहाँ पर कुछ आयरन रॉड इंसर्ट कर देते हैं, आयरन रॉड इंसर्ट कर देते हैं या फिर खींच देते हैं मांस को, जिससे कि ये जो है
उभर जाए इस पे, या फिर कुछ जो है बन जाए इस पे, हड्डी वगैरह थोड़ा थोड़ा सा रीग्रोथ हो जाए। तो ये क्या है एक्चुअली में, शल्य क्रिया द्वारा, ऑपरेशन द्वारा हड्डी को जोड़ना है। ऑर्थोप्लास्टी, ऑर्थोप्लास्टी, आर्थोप्लास्टी, समझ में आ रहा है आपको। तो ऑर्थोप्लास्टी क्या है, ऑपरेशन द्वारा हड्डी को जोड़ना, ऑपरेशन द्वारा हड्डी को जोड़ना, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक बार और देखो, देखो दूध के दांत 20 आते हैं और 2 बार उगने वाले दांत हैं, 2 बार उगने वाले दांत हैं, 2 बार उगने वाले दांत हैं, ठीक है। वयस्क मनुष्य में कुल दांत होते हैं 32, वयस्क मनुष्य में कुल दांत 32 होते हैं, दूध के दांत 20 होते हैं जो कि 2 बार उगते हैं। स्थायी दांत होते हैं ये 12 केवल 1 बार उगते हैं, केवल 1 बार उगते हैं, ये सिर्फ केवल 1 बार उगते हैं, ठीक है। तो दोबारा समझो, दूध के दांत 20 होते हैं, वयस्क मनुष्य में कुल दांत 32 होते हैं, स्थायी दांत 12 होते हैं, स्थायी दांत 12 होते हैं। तो 20 दूध के दांत, 12 स्थायी दांत, तो 20 + 12 कितना हो गया 32, ठीक है। अब देखो ये तो 2 बार उगते हैं, दूध के जो दांत होते हैं वो 2 बार उगते हैं लाइफ टाइम में, ठीक है। और ये जो स्थायी दांत है ये 12 होते हैं और केवल 1 बार उगते हैं। इनके प्रकार क्या है, एक तो होता है कृंतक, एक और रदनक, एक होता है अग्र चर्वनक और एक चवर्नक, एक चवर्नक। जो आगे दांत देखने को मिलेंगे ना आपको, देखो बताता हूँ आपको, आगे दांत देख रहे हो इंसीजर, तो वो भोजन को काटने का काम करते हैं, ठीक है। रदनक फाड़ने का कार्य करते हैं, और अग्रचवर्णक और चवर्णक, जैसे नाम भी दिखा रहा है ना, मोलर और प्रीमोलर, इंग्लिश में तो थोड़ा सा टिपिकल होगा याद करना, लेकिन आप ये हिंदी से तो पता कर ही सकते हैं। जैसे अग्रचवर्णक और चवर्णक, अग्रचवर्णक जो आगे हैं, तो अग्रचवर्णक और चवर्णक इनका काम है चबाने का, इनका काम क्या है चबाने का। तो अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर या फिर मोलर, इनका काम क्या है चबाने का। कृतंक कृत कर रहे हैं, यानी भोजन को काट रहे हैं, कृत मतलब काट, कटर करना, कट, कृत कर कट करके आता है, कृत मतलब कट, तो कृतंक काटेंगे, रदनक रद देंगे, रदंगे, रदंगे मतलब फाड़ देंगे, रद देंगे, फाड़ देंगे, ये फाड़ने का कार्य करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो होता कितने कितने हैं ये बात देख लो, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारे पास में बोल सकते हैं इंसीजर जो हुआ करते हैं या फिर कृतंक हुआ करते हैं, वो होते हैं 2। कृतंक कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैनिनस या फिर रदनक जो हुआ करते हैं वो होता है एक दांत होता है जिसका फाड़ने का कार्य होता है। पीएम 2 होते हैं, मोलर 3 होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल बनते हैं 8 और ये डबल एक साइड के बता रहा हूँ, एक साइड बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि दांत होता है ना, कैसे बोलूँ मैं आपको, ओके ओके चलो, चलो कोई नहीं, इतना ज़्यादा देखो चीज़ याद करने वाली है नहीं ये, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है, इतना याद रखो, इतना याद रखो। भोजन को काटने का काम कृतंक करते हैं, रदनक करते हैं फाड़ने का कार्य, अग्र चवर्णक जो है चबाने का, और चवर्णक भी चबाने का काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ परीक्षा की दृष्टि से कुछ दे रखे हैं, क्या है, मानव हड्डी में पाए जाने वाले सर्वाधिक लवण, जो सर्वाधिक लवण होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ये सबसे ज्यादा लवण पाया जाता है। अस्थि एवं दंत निर्माण तथा मजबूत हेतु अवश्य होता है कैल्शियम फॉस्फोरस और फ्लोरीन, कैल्शियम फॉस्फोरस और फ्लोरीन, अस्थि एवं दंत निर्माण, और उसकी मजबूती के लिए कैल्शियम है, फॉस्फोरस है और फ्लोरीन है। ये क्या करते हैं, अस्थि और दंत निर्माण में और मजबूती में भी सहायक होते हैं एक्चुअली। मानव होते हैं द्विदंती, तो हमारे 2 दांत है तो डिफोडेंट है, अर्थात दांत 2 बार निकलते हैं, तो 2 बार दांत निकल रहे हैं इसलिए हम द्विदंती बोलते हैं। मानव होते कैसे, द्विदंती होते हैं। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग क्या है, तो एनामल है एक्चुअल में, ठीक है, एनामल है। तो मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग क्या है, एनामल है, एनामल यानी दंत बल्क है। दांत जो हुआ करता है, दांत की जो हड्डी हुआ करती है, दांत जो हुआ करता है वो सबसे ज्यादा दृढ़ भाग है, सबसे ज्यादा कठोर हड्डी नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे कठोर हमारी हड्डी नहीं होती है, बल्कि दांत होते हैं। क्या होते हैं, दांत। दांत को भाई साहब उखाड़ नहीं सकता कोई, ठीक है, मतलब उखाड़ तो लेते हैं लोग, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा दृढ़ होते हैं। मानव शरीर का अधिकतम जल से है, जल से घिरा हुआ है मानव शरीर का, तो मैं जल बोल रहा हूँ दोस्तों, है ना, जल से मानव शरीर का अधिकतम भाग घिरा हुआ है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, अणु किस अणु से सबसे ज्यादा मानव शरीर बना हुआ है, किस तत्व से बना हुआ है, तो वो लोग ऑक्सीजन। तो तत्व तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर आपसे बोल दे द्रव्य कौन सा है, तो आप बोलोगे कौन सा है, वो है आपका पानी सबसे ज्यादा। तो मानव शरीर का अधिकतम जल है, जो कि 55 से 70% के करीब देखने को मिलता है। अस्थियों में पाया जाने वाला प्रोटीन ओसीन होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, तो कान की जो हड्डी होती है ना, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। और अस्थियों में पाया जाने वाली प्रोटीन कौन सी, ओसीन है, ओसीन ओसीन ओसीन। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांग की हड्डी है, अभी हमने बताया था, जो कि हमारे यहाँ से ये जो फीमर की हड्डी है, ये वाली जो हड्डी है, ये वाली जो हड्डी है, ये सबसे बड़ी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर की है। मानव शरीर में लघुतम हड्डी कान में है, मानव शरीर में लघुतम हड्डी कान में है,
और यहाँ पर देखो अस्थियों में पाया जाने मानव शरीर सबसे छोटी हड्डी क्या है, नाम क्या है, स्टेपीज, जो कि कान की ही हड्डी है। और मानव शरीर की लघुत्तम हड्डी भी कहाँ, कान में है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी लघुत्तम का मतलब कि सबसे छोटी होता है। मानव के शरीर में पैर की हड्डी को खोखली होती है, ध्यान रखना है। मानव के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है, खोखली होती है। और मानव शरीर में सबसे मजबूती मांसपेशी है तो होती है जबड़ा। तो जो जबड़ा हुआ करता है वो सबसे ज्यादा मजबूत हुआ करता है दोस्तों। जबड़ा कैसा होता है, सबसे ज्यादा मजबूत हुआ करता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, किसके रिलेटेड था। इसमें हमने बात की कंकाल व मांसपेशी तंत्र की, इसमें हमने हड्डी वगैरह की बात करी। उससे पहले हमने बात किया था कि जैव उर्वरक की, और 2 चैप्टर हमने ये निपटा दिए थे, और एक हमने चैप्टर निपटाया था क्या, आनुवांशिकता। तो हमने 3 चैप्टर आज समाप्त कर लिए हैं। तो तीनों चैप्टर को फर्स्ट ट्रैक में रिवाइज करते हैं। आनुवांशिकता जो माता पिता से आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता बोलते हैं। आनुवांशिकता के जो पिता थे वो थे मेंडल कौन थे, ये मेंडल कौन थे, आप ध्यान कीजिए, इधर मत देखिए। मेंडल जो थे वो थे पादरी, ये ऑस्ट्रिया के पादरी थे। इन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, तो मेरे दोस्तों ये किया था मटर पर। किस पर किया था, मटर पर, यानी ठीक है, 7 लक्षण वाले मटर पर। फिर हमने पढ़ा कि जो है माता पिता से बच्चे में कैसे करैक्टर आ रहे हैं, वो जो चीजें हैं वो कैसे आ रही हैं, मानव जो गुण है, आनुवांशिक लक्षण है, वो कहाँ कैसे स्थानांतरित हो रहे हैं। तो हमने कहा वो होते हैं गुणसूत्र के रूप में। किसके, गुणसूत्र के रूप में। फिर हमने कहा गुणसूत्र पाया कहाँ जाता है, तो पाया जाता है केंद्रक में, ठीक, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, फिर हमने बात की क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता के कुछ नियम थे, वो हमने ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, फिर हमने गुणसूत्र के 2 प्रकार पढ़े, कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। मानव शरीर में 23 पाए जाते हैं गुणसूत्र, 23 यानी 22+1 पेयर। मैं बोल रहा हूँ पेयर का मतलब जोड़ा, 22+1 पेयर यानी 23 जोड़ा। 22 जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। 22 ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं। और एक जो होता है वो कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है एक। तो 22+1 22+1। अगर मान के चलिए XX आ गया तो लड़की है, XY आ गया तो लड़का है। सिंपल है। आनुवंशिकता की मूलभूत जो इकाई है वो है डीएनए की कार्यात्मक इकाई होती है जीन। तो ठीक है, तो हमने क्या बोला, गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर क्या मिलता है, हमको डीएनए मिलता है। और डीएनए के बाद हम छोटे और जूम करेंगे तो हमको जीन मिलेगा। क्या मिलेगा, जीन मिलेगा। ठीक है, हम फिर याद किया था जंपिंग जीन। ओके, 2 मिनट। जंपिंग जीन कैसा जीन है, जंपिंग जीन जो है ऐसा जीन है जो न इधर का है न उधर का है। मतलब ऐसे आनुवांशिक तत्व होते हैं जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हुआ करते हैं। ठीक है, जीन जो है परिभाषा क्या है, अब फिर हमने जीन पे बात करी। जीन हमने बोला कि ये जो है डीएनए से सबसे छोटी इकाई होती है वो जीन होती है, सॉरी क्रोमोसोम होता है, तो जीन है, जीन में डीएनए होता है। तो आनुवंशिकता की इकाई है जिसके द्वारा पैतृक लक्षणों का निर्धारण होता है। डीएनए की कार्यात्मक इकाई क्या है, जीन है, तो जीन क्या है, डीएनए की कार्यात्मक इकाई भी है। डीएनए न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हुआ करते हैं। नाइट्रोजन बेस मिलता है, पेंटोज शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। 3 चीज से मिलकर बना होता है डीएनए, किससे, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। अंतर क्या था, इसका डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड था, इसका आरएनए का अंतर क्या था, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोस शर्करा बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस में मैंने ज्यादा कुछ अंतर नहीं बताया था, इतना बताया था ATGC इसमें होगा और इसमें AGUC मिलेगा, एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल और साइटोसिन। यहाँ पर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, यहाँ पर यूरेसिल था, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल था। ठीक है, आरएनए के मुख्य प्रकार tRNA, rRNA और mRNA, इसकी बात करी हमने। ठीक है, फिर हमने क्या बात करी, हमने बात करी जैव उर्वरक की, कंपोस्टिंग स्केलेटल, सेलुलोटिक, लिग्नोलिटिक क्या है, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, एजोसिटोबैक्टर, नीला हरित शैवाल, अजोला की बात करी हमने। ठीक है, हमने कुछ बात की ये जैसे कि नीला हरित शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, और क्या है, जलीय फर्न हुआ करता है। जलीय फर्न को जो दुधारू पशु को खिलाने पर जो है दूध की मात्रा में वृद्धि होती थी। फिर हमने बात की दलहनी पौधा जो हुआ करते हैं वो नाइट्रोजन स्तरीकरण का काम किया करते हैं। कौन कौन से थे, चना, मटर, सेम, अरहर। तो हमने कुछ ट्राइजोबियम और एनाबी और नॉस्टक की बात करी जो कि नाइट्रोजन स्तरीकरण में सहायक जीवाणु थे। कंकाल व मांसपेशी तंत्र की अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की थी। तो ये जो है लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इतना कुछ हमने कराया है, आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। PDF जो है मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी है, आपको जो है मिल जाएगी। आपको व्हाट्सएप का लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।